हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं और जो नए हैं उनके लिए भी मैं बता दूं कि ये हम एक बहुत बेसिक टू एडवांस, बिगिनर टू एडवांस सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग पार्ट्स में हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानते, आपने कल ही सुना है स्टॉक मार्केट के बारे में, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और जो लोग एडवांस पर हैं उनको भी इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। सो जैसा कि इससे पहला वाला वीडियो जो इस सीरीज़ का है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, हाउ टू यूज़ ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स को कैसे यूज़ किया जाता है, उसके टूल्स क्या होते हैं, वो क्या उनका मीनिंग होता है, सिग्निफिकेंटली उनको कैसे अप्लाई किया जाता है, या बेसिकली चार्ट्स को कैसे देखा जाता है, चार्ट्स में कैंडल्स का क्या मतलब होता है, वो सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी। और अगर आपको उसमें कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बता दीजिएगा, तो मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में उनको भी कवर करूँगा। क्योंकि ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, इसमें मैं वो सारी चीज़ें जो मैं बेसिकली फ़्लो में खुद जानता हूँ, मैं आपको वो सारी चीज़ें शेयर करता हूँ, इसलिए वीडियो शायद लंबे होंगे, बट बिलीव मी ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, या फिर आप आने वाले उन खतरों को, खतरा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप ब्लाइंडली भी स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं किसी के कहने पे और पैसा देख के, ऑब्वियसली पैसा बहुत बनता है यहाँ पे, और पैसा जाता भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये तो सेबी का और उनका सभी का एक रिसर्च आया है सामने कि 90% से ज़्यादा ट्रेडर्स या जो मार्केट में जो काम करते हैं वो पैसा गंवाते हैं, ओनली 10% यहाँ पे पैसा कमाते हैं, फिर वो चाहे इन्वेस्टर हो या ट्रेडिंग सेलर हो या ट्रेडर हो, वटएवर बायर हो। सो पैसा गंवाने के चांसेस ज़्यादा हैं बजाय कमाने के। कभी आपको पैसा बहुत बनता हुआ भी दिखेगा, लेकिन बिलीव मी, मैं खुद उस दौर से गुजरा हूँ जहाँ पे पैसा बहुत जाता है, और उसकी वजह से हमारी साइकोलॉजी, डे टू डे लाइफ, हमारा हमारा पूरा बिहेवियर, हमारा 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 इमोशन सब बुरी तरह से इफ़ेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि पैसा जाता है तो इंसान वैसे भी डिस्टर्ब हो जाता है। हमारी हार्ड अर्न मनी होती है जो हम लोग इनिशियली यहाँ पर लगाते हैं, कुछ सेविंग्स होती हैं, क्योंकि आप करोड़पति तो है नहीं कि सीधा आया और लाखों रुपए करोड़ों रुपए डाल दिए। आपके लिए जो भी है, चाहे वो 500 रुपये हो, 50,000 हो, 5 लाख हो, 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, वो आपकी कमाई हुई मनी है। और जब आप उसको लगा रहे हैं तो हमेशा एक रिस्क इन्वॉल्व होता है। नो बडी प्रेडिक्ट मार्केट 100%। मैं या कोई भी अच्छे से अच्छा ट्रेडर भी मार्केट को 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इमोशंस और साइकोलॉजी पे चलता है मार्केट। ये एक ज़ीरो सम का गेम है, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है। अगर किसी ने यहाँ पे 100 रुपये कमाए हैं तो किसी ने गंवाए हैं, तभी उसने कमाए हैं। अगर किसी ने यहाँ पे 1 लाख रुपए कमाया है तो हो सकता है किसी ने 1 लाख रुपए गंवाया हो, या बहुत सारे लोगों ने अलग अलग अमाउंट गंवा कर वो 1 लाख रुपए उसने कमाए हैं। तो आप ये मत सोचिए कि बस स्टॉक में पैसा है इसलिए वो ऊपर गया तो मुझे प्रॉफिट, वो किसी की जेब से आ रहा है। और मार्केट को बड़े प्लेयर्स, बिग हेज फंड्स, जो ऑपरेटर्स होते हैं, बेसिकली ये जो वर्ड्स हैं आप आगे जाके बहुत सुनेंगे, बिग हेज फंड्स, ऑपरेटर्स जो मैनिपुलेट करते हैं मार्केट को या चलाते हैं, वो उनका बहुत बड़ा अमाउंट, मतलब इतना बड़ा नंबर कि आप सोच भी नहीं सकते। वो नंबर आपके 2, 5, 10 करोड़ के सामने वो नंबर इतना बड़ा है कि वो चिल्लर है। सो उनके अगेंस्ट आपकी फ़ाइट है, और उनके अगेंस्ट अगर आपकी फ़ाइट है तो मतलब डेफिनेटली आप वैसे ही वीक हैंड हैं, तो आपको इतना प्रिपेयर होना पड़ेगा और इतना सावधानी से काम करना पड़ेगा ताकि आप झटके में ख़त्म ना हो जाए। क्योंकि आपका 1 लाख रुपए आप मार्केट में इंट्रोड्यूस किया और अगर आपका वो पैसा चला गया तो 500, 1,000 करोड़, 10,000 करोड़ वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपके लिए 1 लाख रुपए जाना एक बड़ी डील हो जाएगी। आप डिस्टर्ब हो जाएंगे और आने वाले कई महीनों तक आप परेशान रहेंगे, क्योंकि आप फिर उसको वापस पाने की भी कोशिश करेंगे, फिर गलत डिसीजन लेंगे, गलत काम करेंगे। यहाँ पे ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक रोल प्ले करती है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। वो साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मनी मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम भी गलतियाँ करते हैं, हमने भी गलतियाँ करी, उन्हीं गलतियों से सीखा है, और मैं उन्हीं गलतियों से जो सीखा है वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं आपको अपनी शेयर्ड स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। पहले मैं आपको इस वीडियो में बेसिक बताऊंगा कि काम कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या एसेट्स, अंडरलाइंग एसेट्स होते हैं, स्टॉक्स क्या होते हैं, उनमें कैसे खरीदी बेची हो सकती है, उनके खरीदी बेची में क्या क्या हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें हम खरीदी बेची करते हैं, वो मैं आपको अपनी शेयर्ड स्क्रीन पे लेके जाकर बताता हूँ। सो दिस इज़ माई शेयर्ड स्क्रीन, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अभी बाकी सब चीज़ों को आप भूल जाइए, अभी आप बेसिकली जो जो स्क्रीन पर है उस पर ध्यान दीजिए। हम 2 तरीके से काम कर सकते हैं मार्केट में। वैसे तो काम करने के बहुत तरीके हैं, एसआईपी भी एक तरीका है, आपने एसआईपी के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन वो सब चीज़ें अलग अलग जोन है जिसमें हम काम करते हैं। करने को अगर आप एसआईपी भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप स्टॉक मार्केट में एक्टिव हैं। आप गोल्ड खरीद रहे हैं या ऑयल खरीद रहे हैं, वो भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड चीज़ें हैं सारी, तो वो भी कहीं ना कहीं ट्रेडिंग ही हुई। लेकिन जो 2 बेसिक चीज़ें हैं वो है स्टॉक्स एंड अंडरलाइंग एसेट्स। इसके अलावा जो चीज़ें आगे आगे वीडियो में आती जाएंगी वो आप समझते जाएंगे, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर करूँगा तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। सो पहले आप स्टॉक को समझिए। लेट मी ओपन माई पेन टू, या
सो ये जो स्टॉक है, दिस वन स्टॉक्स तो आप समझते ही होंगे, बेसिक सी चीज़ है। स्टॉक मतलब कि कोई कंपनी जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, चाहे वो BSE हो, NSE हो, बॉम्बे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, वहाँ पर लिस्टेड है वो। तो वो पर्टिकुलर स्टॉक उस कंपनी का रिप्रेजेंट करता है कि कंपनी की वैल्यू क्या है, कंपनी में क्या चल रहा है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, बुरा परफॉर्म कर रही है। स्टॉक कोई भी हो सकता है, मतलब थाउजेंड्स ऑफ स्टॉक्स हैं, हज़ारों स्टॉक्स हैं। BSE में भी हैं, NSE में भी हैं। BSE में तो शायद 5000 से ज़्यादा है, NSE में 2500 से ऊपर हैं, ऐसा करके बहुत सारे स्टॉक्स हैं। मुझे एग्जैक्ट नंबर मुझे भी नहीं पता है, वो तो आप गूगल कर सकते हैं। सो स्टॉक्स वो होते हैं। स्टॉक्स में कैसे काम होता है, अगर कोई स्टॉक पर्टिकुलर है तो हम स्टॉक को सीधा खरीद सकते हैं, उसकी जो भी वैल्यूएशन है उसको बोलते हैं हम कैश बाइंग। अब मैं एक उदाहरण के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि इन्फोसिस है, अभी मैं इन्फोसिस ही यहाँ पे लिख देता हूँ। ये इन्फोसिस है, मैंने एक्चुअली इन्फोसिस के ही चार्ट पर ही इसको आपको बता रहा हूँ। इन्फोसिस का मान लीजिए अभी प्राइस वैल्यू है 1600 रुपये। ये इन्फोसिस कंपनी का स्टॉक है जो 1600 रुपये पे है। अब मुझे अगर इन्फोसिस को ख़रीदना है तो मैं इन्फोसिस पे जाऊंगा, बाय, जहाँ भी आपके ट्रेडर ब्रोकर में जो भी बाय का ऑप्शन है, बाय पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि एक लॉट या एक शेयर इन्फोसिस का खरीदने के लिए आपको 1600 रुपये लग रहे हैं। क्यों? 1 गुणित 1600, 1600 सीधा सा सिंपल सा है। तो इसको बोलते हैं हम कैश बाइंग। कैश बाइंग का फ़ायदा ये होता है कि आपको लगता है कि आने वाले सालों में, महीनों में, दिनों में कुछ भी हो सकता है, वो आपका रिसर्च और एनालिसिस है। इन्फोसिस 1600 रुपये से मुझे लगता है 2000 तक जाएगा आने वाले 6 महीने में, ऐसा मुझे लगता है। ये उदाहरण दे रहा हूँ मैं, आप उसको लाइव मार्केट में एप्लीकेबल मत कर दीजिएगा। तो मैं इसको कैश में जाके एक शेयर इसका 1600 रुपये पे ख़रीद लेता हूँ। जब ये 2000 पे चला जाएगा तो 2000 पे जाने पे एक शेयर में मुझे कितना फ़ायदा होगा? जब ये 2 पे चला गया तो मुझे यहाँ पे 400 रुपये का फ़ायदा होगा। मतलब मेरा प्रॉफिट बढ़कर यहाँ पे 400 रुपये हो जाएगा। मतलब मैंने जो 1600 रुपये लगाए थे, अब उसकी आज करंट वैल्यू जब 2000 पे इन्फोसिस का शेयर आएगा तो 2000 रुपये होगी। तो जाहिर सी बात है, मैंने 1600 रुपये जेब से लगाए थे, आज वो 2000 पे खड़ा है तो मेरा प्रॉफिट 2000 रुपये हो गया है। मेरे स्टॉक की वैल्यू 2000 हो गई है। और अगर मेरे लेने के बाद में वो 1600 रुपये से मान लीजिए 1500 रुपये आ जाता है, तो एक शेयर है क्योंकि मेरे पास, तो मुझे यहाँ पे 400 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, मुझे यहाँ पे 100 रुपये का लॉस भी होगा, क्योंकि एक गुणित जो 100 रुपये की गैप है वो 100 रुपये का लॉस होगा मुझे। बट उसमें प्रॉब्लम ये नहीं होगी कि मैं वो लॉस लेकर बुक करूँ, वो मेरे पास अभी है। अगर कभी फिर से इन्फोसिस पलट कर 1500 से 1600 आता है या 1700 जाता है तो 1600 पे आने पे मेरी वही वैल्यू फिर से जीरो हो जाएगी, ना लॉस ना प्रॉफिट। 1700 चला जाता है तो मुझे 100 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, 2000 चला जाता है तो मुझे 400 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। और हो सकता है मैं 1500 पे आने पे एक और क्वांटिटी ले लूँ, उसको हम एवरेजिंग करना बोलते हैं। मैं आगे समझाऊंगा आपको, लेकिन अभी मैं आपको एक बहुत रफली बता देता हूँ कि जैसे कि 1500 रुपये आने पे मैंने 1600 पे एक खरीदा, 1600 रुपये लगे। 1500 पे एक शेयर और खरीदा, 1500 रुपये लगे, तो मुझे लगभग 3100 रुपये लगे। अब 3100 रुपये लगने पे मेरा 1500 और 1600, मेरा जो एवरेज आ गया उन 2 शेयर का, वो हो गया 1550 रुपये। 1550 रुपये मेरे पास अब 2 शेयर है। जब वो 1550 से फिर से अगर 1600 आया तो 2 शेयर होने की वजह से 50 रुपये बढ़ा, तो मुझे 100 रुपये का प्रॉफिट 1600 रुपये पे होगा। 1700 रुपये जाने पे मुझे वही रिस्पेक्टिवली 2 इंटू 1700, 150 पॉइंट का, मतलब 150 300 रुपये का फ़ायदा होगा। और वो 2000 चला जाता है, मेरी 1550 की वैल्यू है, 1550 रुपये एवरेज आ गया मेरा, और उससे मैं फिर 2000 गया, तो यहाँ पे अब मेरे पास 2 लॉट हो गए, 2 शेयर्स हो गए बेसिकली। तो 1550 से 2000 जाने पे मेरा कितना हो रहा है? लगभग 450 रुपये। 450 इंटू 2, तो मेरे को लगभग 900 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा यहाँ पर। एवरेजिंग का ये फ़ायदा होता है, लेकिन ये कैश में ही ज़्यादा सही होता है लंबे समय तक स्टॉक को होल्ड करने में। उसमें हम और अच्छे स्टॉक्स में पैसा डालते हैं, हमें लगता है कि ठीक है नीचे गिरा है लेकिन ऊपर जाएगा क्योंकि अच्छा स्टॉक है, उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, उसकी बुक वैल्यूज़, उसकी डाटा शीट्स, वॉटेवर आप जो भी जिस तरीके से भी देखते हैं, या आप प्राइस एक्शन को देख के करते हैं कि आपको लगता है प्राइस एक्शन सही है, आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। सो मैं इसको पूरी ये जो हचपच हो रही है कैलकुलेशन, आप इसको समझ गए होंगे आई होप, कि कैश में खरीदी कैसे होती है। सिंपल है। जो भी स्टॉक है वो चाहे कुछ भी हो, स्टॉक्स बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा, उसको उसकी एक्चुअल वैल्यू पे इंट्राडे में ना होकर इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग व्यू में खरीदना, लॉन्ग विजन के साथ में, वो होता है कैश बाइंग। अब कैश बाइंग के बाद आता है FNO, फ्यूचर एंड ऑप्शन। अब फ्यूचर ऑप्शन क्या होता है कि सारे स्टॉक्स में फ्यूचर ऑप्शन नहीं होता, कुछ स्टॉक्स जो FNO सेगमेंट में होते हैं उनमें फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन होता क्या है?
फ्यूचर बेसिकली क्या होता है, फ्यूचर उस पर्टिकुलर स्टॉक का एक अंडरलाइंग एसेट ही होता है कि उसकी वैल्यूएशन 1600 रुपये है, तो उसके मंथली चलता है ये, जैसे कि अभी जून चल रहा है, जून जुलाई और अगस्त 3 महीने के फ्यूचर मुझे मिल सकते हैं, तो फ्यूचर भी लगभग 1600 रुपये पे ही होगा। मुझे एक लॉट खरीदने में शायद कुछ लेवरेज मिले कुछ ना मिले। मैं अभी यहाँ पर इसका फ्यूचर, इन्फोसिस का फ्यूचर आपको दिखा देता हूँ। मैं दूसरी चार्ट पे जाता हूँ ताकि ये कन्फ्यूजन ना हो, और इसको हाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इन्फोसिस ही ओपन करता हूँ। मैंने इन्फोसिस ओपन किया और इन्फोसिस का फ्यूचर मैं अगर देखना चाहूँ तो क्या इन्फोसिस का फ्यूचर है, आई डोंट नो। इन्फोसिस आई थिंक फ्यूचर में नहीं है, मैं भी, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं इतना सारा फ्यूचर में भी कभी कभार कर, लेकिन फ्यूचर में पैसा बहुत लगता है। तो इन्फोसिस का कोई फ्यूचर, इन्फोसिस का फ्यूचर मतलब इन्फोसिस का फ्यूचर नहीं है, ऑप्शंस है। मैं ऐसा कोई स्टॉक जिसमें फ्यूचर होता है, मैं अडानी, अंडरलाइंग एसेट्स में निफ्टी 50 में इन्फोसिस, हिंदुस्तान, सिप्ला, या जैसे कि ये सिप्ला का जनवरी का फ्यूचर है। अभी आप देखिए 1526 रुपये 90 पैसे पे है। अब सिप्ला का जनवरी का, सॉरी जून का, जनवरी तो जा चुका है, जून का फ्यूचर ओपन करता हूँ तो ये 1531 ऑलमोस्ट सेम पर है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा फ्यूचर में, जब मैं इसको, सेम गोज टू कैश की तरह ही बाइंग होगी, लेकिन मैं जब यहाँ पे बाय पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मुझे 5.71, सभी ब्रोकर्स में कुछ ना कुछ अलग हो सकता है, मुझे 325 इंटू 1531, और मैं एक्चुअली मैं इसका कैश ऑप्शन भी ओपन कर लेता हूँ। ये फ्यूचर है सिप्ला का, और मैं सिप्ला का कैश भी ओपन कर लेता हूँ, स्पॉट चार्ट बेसिकली। ये सिप्ला का स्पॉट चार्ट है जो उस कंपनी का स्टॉक मूवमेंट है, और ये उसके अकॉर्डिंग इसका फ्यूचर मूवमेंट है। सो मैं अगर सिप्ला को यहाँ पे ख़रीदता हूँ, देखिएगा आप, तो मुझे एक क्वांटिटी, कोई लॉट वॉट का फंडा नहीं है, एक क्वांटिटी खरीदने के लिए 305 रुपये लग रहे हैं इंट्राडे में, और इन्वेस्टिंग में जाता हूँ तो 1500 रुपये लग रहे हैं, क्योंकि उसकी कीमत अभी 1500 रुपये है। यही चीज़ मैं जब फ्यूचर में आता हूँ तो अभी लॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब मैं बाय पे जाता हूँ तो अब आप देखिए, क्योंकि सिप्ला का ऑप्शंस का, पुट और कॉल का और फ्यूचर का जो लॉट साइज़ है वो 325 डिफाइन किया हुआ है, वो हम सेबी की तरफ से डिफाइन किया हुआ होता है, उसकी प्राइस के अकॉर्डिंग वो चीज़ बदलती रहती है। तो 325 क्वांटिटी मतलब एक लॉट खरीदने में मैं इससे कम नहीं खरीद सकता फ्यूचर। अब क्योंकि 325 इंटू 1531 करूँगा तो ये नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उस चीज़ को करने के लिए हमें यहाँ लेवरेज मिलता है। मैं नॉर्मल में गया, मतलब मैं इसको लंबा होल्ड कर सकता हूँ जब तक इसकी एक्सपायरी है, मतलब जनवरी जून पूरा मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ। हो सकता है अब मेरे पास में मान लीजिए 90,000 के आसपास है, और 90,000 पे मैंने एक लॉट खरीद लिया फ्यूचर का। अब ये यहाँ से 1531 से 1631 गया, मतलब 100 पॉइंट मूव किया। तो जब ये 100 पॉइंट मूव कर जाएगा तो उसकी वजह से मुझे 325 क्वांटिटी होने की वजह से मुझे लगभग 32,500 रुपये के आसपास प्रॉफिट होगा 100 पॉइंट मूव करने पे। तो फ्यूचर में ये होता है। अच्छा, फ्यूचर में वैल्यूज़ इसके अकॉर्डिंग, ये नीचे जाएगा तो ये नीचे उतना ही नीचे जाएगा, 1 रुपया नीचे 1 रुपया ऊपर, 1 रुपये का प्रॉफिट 1 रुपये का लॉस। फ्यूचर में मुझे 325 क्वांटिटी, तो 1 रुपया ऊपर जाने पे 325 का प्रॉफिट होगा, 1 रुपया नीचे जाने पे 325 का लॉस होगा। ये फ्यूचर में होता है। फ्यूचर में हमें लेवरेज मिल जाता है, और लेवरेज मिलने में हमें बाकी जो ऑप्शन ग्रीक होते हैं, जो आगे जाके आपको मैं समझाऊंगा कि ऑप्शन ग्रीक क्या होते हैं, ठीठा गामा वेगा, ये सब चीज़ें इसको इफेक्ट नहीं करती हैं। इसका जो वैल्यूएशन वो वन ही चलता है, उसकी वजह से ये या तो 1 रुपया बढ़ेगा 1 रुपया घटेगा, डिपेंड्स ऑन कि स्पॉट चार्ट क्या कर रहा है। जो भी स्टॉक आपने ओपन किया हुआ है उसका वैल्यूएशन कम या ज़्यादा होने पे इसका वैल्यूएशन भी उसी के अकॉर्डिंग रिस्पेक्टिवली कम या ज़्यादा होता है। और यहाँ पे फ्यूचर में अब फ़र्क क्या है और कैश में फ़र्क क्या है। कैश में आपको एक क्वांटिटी उतने अमाउंट पे ख़रीदना होगी जितने पे वो खड़ा है, ठीक है। सॉरी, ये मैंने फ्यूचर वाले पे टच किया हुआ है, मैं इस पर आता हूँ। ये अब मैं इसको इन्वेस्टिंग में करूँगा तो मुझे यहाँ पर उतने ही वैल्यू देनी होगी जितना मेरे पास में यहाँ पर प्राइस है। 1 इंटू मैं इसको बढ़ाता जाऊँगा। सपोज़ मैंने इसको 100 कर दिया तो 100 इंटू 1527 रुपये, 1.5 लाख के आसपास वो चीज़ हो रही है, 1,52,720 रुपये। लेकिन अगर मैं इसको ट्रेडिंग पे आता हूँ, इन्वेस्टिंग का मतलब ये हुआ कि मैंने इसको आज खरीदा और मैं इसको चाहे जितने समय के लिए होल्ड कर सकता हूँ। देयर इज़ नो एक्सपायरी। इसकी एक्सपायरी सिर्फ एक ही होगी कि वो या तो डीलिस्टेड हो जाए कंपनी, या बर्बाद हो जाए, दिवालिया घोषित हो जाए, ज़ीरो हो जाए उसकी वैल्यू। वो यूजुअली होता नहीं है इतनी आसानी से। उसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें आप प्रिपेयर होंगे। कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि
कुछ जोमेटो इनके जब खुले थे, एक टाइम पे LIC का IPO आया था, तो LIC अच्छी खासी वैल्यू पे खुला था और फिर 900-700 रुपये तक क्रैश हो गया था। काफ़ी लोगों ने इसको होल्ड किया, लॉसेस में भी होल्ड किया, और आज वो पॉजिटिव आ गया है। तो स्टॉक के फंडामेंटल्स कैसे हैं, उनका उसका कामकाज का तरीका कैसा है कंपनी का, उसके अकॉर्डिंग प्राइस घटता बढ़ता है और प्रॉफिट लॉस उसमें आता है, तो हम इसको होल्ड कर सकते हैं, शांति से बैठे रह सकते हैं। ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आज के दिन इसमें जो भी हो, चाहे वो 100 पॉइंट ऊपर जाए या 100 पॉइंट नीचे जाए, मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि मैं इसको इतना पे बेच सकता हूँ, उतने पे खरीद सकता हूँ, तो मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ। इंट्राडे में मुझे देखिए, लेकिन वही कैश काम वैसे ही कैश में ही हो रहा है, लेकिन इंट्राडे में ही मैंने डिसीजन लिया तो मुझे 5x मार्जिन मिल रहा है, जहाँ पे मुझे 1.5 लाख लग रहा था, मुझे वहाँ पे सिर्फ 30,000 लग रहा है, क्योंकि 5 × 3 30 टाइम्स 5 कर लेंगे तो हम वही 1.5 के आसपास पहुँच जाएंगे। तो प्रॉफिट मुझे उतना ही होगा। सपोज़ मैंने इन्वेस्टिंग पे क्लिक किया, 1.5 लाख रुपये लगाया और ये 1526 से 1626 गया, तो मुझे यहाँ पे कितना फ़ायदा हुआ? 100 पॉइंट का। मेरी क्वांटिटी 100 थी तो मुझे 10,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, मैं ट्रेडिंग में आता हूँ तो अब मुझे सिर्फ 30,000 रुपये लगे, 100 क्वांटिटी आई, यहाँ से ये 100 पॉइंट ऊपर गया, वही सेम, तो यहाँ पे मुझे 10,000 का ही प्रॉफिट हुआ, लेकिन पैसा कम लगा। लेकिन इसमें रिस्क ये है पैसा कम लगने से कि 100 पॉइंट नीचे आया अगर, तो मैं इसको होल्ड नहीं कर पाऊंगा। डे क्लोज होने पे मुझे इसको काटना ही पड़ेगा, चाहे मुझे 10,000 का ही लॉस क्यों ना हो रहा हो, या मैं नहीं भी काटूंगा, मेरा ब्रोकर खुद ब खुद 3:25 या 3:20 पे उसको ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देगा। स्क्वायर ऑफ वर्ड जो आप आगे जाके सुनेंगे, मतलब वही होता है किसी पोजीशन को काटना, उस बाइंग हमारा जो हमने जो होल्ड कर रखा है उसको काट देना पोजीशन को, चाहे वो प्रॉफिट या लॉस में हो, तो स्क्वायर ऑफ कर देगा। तो ये फ़र्क होता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में। यूजुअली आपको अगर लॉन्ग टर्म में जाना है, ये सब चीज़ें आपको समझ नहीं रहे, तो इनिशियली आप इन्वेस्टिंग प्रेफरेंस दें, धीरे धीरे उसमें करें, वो आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करता है, अच्छे स्टॉक्स आप लेंगे। ट्रेडिंग करना है तो आप सेम डे में खरीदेंगे, बेचेंगे, प्रॉफिट लॉस लेंगे, जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो लेके बाहर हो जाएंगे। ये होता है कैश में। अब हम कम पैसों में ज़्यादा प्रॉफिट चाहते हैं, लेकिन हमारे पास में मान लीजिए थोड़ा सा मार्जिन है, हम बाय में गए, अब मुझे नॉर्मल पे मैं आया तो मुझे ये एक लेवरेज मिल रहा है। मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए रखा हुआ है और मुझे एक क्वांटिटी, पहले मैं सिर्फ 100 क्वांटिटी खरीदा था तो मुझे लगभग 1.5 लाख रुपए लग रहे थे, और इंट्राडे में मुझे लगभग 30,000 रुपये लग रहे थे। अब मैं इसको 90,000 में, हम राउंड नंबर बोलता हूँ, 90,000 में मैं इसको 325 क्वांटिटी, नॉट 100, 325 क्वांटिटी, और वो मिनिमम है, उससे कम मैं इसको नहीं खरीद सकता। तो उतनी क्वांटिटी मुझे खरीदनी होगी, और चाहे जो हो, यहाँ से भी अगर ये 100 पॉइंट जाएगा तो मुझे यहाँ पे लगभग 32,500 का फ़ायदा होगा, और 100 पॉइंट नीचे आता है तो उतना ही लॉस हो सकता है मुझे। इसको भी मैं होल्ड कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको होल्ड कब कर सकता हूँ? एक महीना पूरा, जून फ्यूचर है, क्योंकि तो जून पूरा मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ, उसमें वो कहाँ तक जाता है। सो फ्यूचर इज़ मोर सेफर, क्योंकि लंबा समय मिलता है, और फालतू की जो हमारे ग्रीक्स होते हैं उनकी, फालतू तो नहीं होते बेसिकली वो, लेकिन इस केस में बिगिनर्स के लिए वो बहुत हौच-पौच होता है, फालतू ही कहलाएंगे। तो वो सब, उन सब चीज़ों की वजह से हमें जो बहुत फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, प्राइस कहीं जा रहा है, कीमत कुछ हो रही है, कुछ प्रीमियम्स बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, उनको कैलकुलेट करना, अंदाज़ा लगाना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फ्यूचर एक बहुत सेफ़ तरीका है काम करने के लिए। फ्यूचर में काम करने का बेनिफिट ये है कि जो सामने दिख रहा है हम उसको करेंगे, नीचे आएगा तो हमें भी हमारे पास और पैसा होगा तो हम एवरेज कर सकते हैं, कैश की तरह 1 महीने तक होल्ड कर सकते हैं, रोल ओवर कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें उसमें मिल जाती है। चांसेस ज़्यादा हैं कि आप उसमें लॉस कम करें, प्रॉफिट बुक करें। तो ये 2 चीज़ें हैं। इनिशियली बिगनर्स को, या तो अगर आप सीख रहे हैं तो इनमें काम तो आप वैसे भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट लेके मैं नहीं आपको सलाह दूंगा कि आप पैसा लेके इतना बड़ा आएँ और करें, क्योंकि इसको समझना सीखना में समय लगता है। इनिशियली आप छोटा सा अमाउंट लेके आएँ, उससे काम करें, ऐसा अमाउंट जो अगर आपका लॉस हो भी जाए तो आपको इतना इफेक्ट ना पड़े, वो चाहे 5,000 हो, 10,000 हो। काफ़ी सारी चीज़ें आप उस अमाउंट में नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन जिसमें खरीद पाएंगे उसमें काम करें, समझें, सीखें, कुछ महीने करें, और ये सोच के चले कि मैं अभी इन महीनों में खुद को पढ़ा रहा हूँ, ना कि कमाने आया हूँ। अगर आप शुरू में ही कमाने आ गए, जो कि हर ट्रेडर आता है इनिशियली, बिगिनर्स लक की वजह से पैसा बनता हुआ दिखता है, फिर तो आप जितना भी पैसा लेके आएंगे, बिलीव मी, वो नहीं रुक बचेगा, वो जाएगा ही जाएगा। ये मैं लिख कर दे सकता हूँ। सो दिस इज़ फ्यूचर ऑफ द स्टॉक्स। अब मैं फिर से उसी पॉइंट पे आ जाता हूँ। ऐसे ही सबसे बड़ी बात कि हर स्टॉक में फ्यूचर्स नहीं होते, जैसा कि मैंने अभी सर्च किया था तो कुछ स्टॉक में थे, कुछ में नहीं थे। एक और होता है फ्यूचर के बाद में आता है एक ऑप्शंस, सॉरी दिस वन। अभी मैंने आपको फ्यूचर समझाया, अब मैं ऑप्शंस की बात कर लेता हूँ। ऑप्शंस क्या होते हैं? ऑप्शंस होते हैं अंडरलाइंग एसेट्स के, ऑप्शंस होते हैं कॉल और पुट। अभी मैं पहले अंडरलाइंग एसेट्स की बात कर लेता हूँ ताकि आपको ऑप्शन मुझे अलग अलग ना समझाना पड़े,
क्योंकि अंडरलाइंग एसेट्स में फ्यूचर और ऑप्शंस में ही ट्रेड होता है। अंडरलाइंग एसेट्स बहुत सारे होते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, फिर निफ्टी हो गया, मिड कैप हो गया, बैंकेक्स हो गया। इसके अलावा भी अंडरलाइंग एसेट्स क्या हैं ये देखिए। अब जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये फीचर और ब्रोकर्स में किस तरह से है मुझे नहीं आइडिया, लेकिन इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ये अंडरलाइंग निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, फिर निफ्टी मिड कैप, निफ्टी नेक्स्ट है, स्मॉल कैप है, 50 है, मिड कैप है, 100 है, 200 है, 500 है। अच्छा, इन नंबर्स का सिग्निफिकेंट क्या है? निफ्टी 50 में 50 टॉप कंपनीज इंडिया की वो इसके अंदर शामिल होती हैं, और उनके रोज़ाना के मूवमेंट्स अप एंड डाउन, पॉजिटिव नेगेटिव, घट रहा है कीमत, बढ़ रही है कीमत, के एवरेज से निफ्टी ड्राइव होता है। पॉजिटिविटी से निफ्टी ऊपर चलता है, नेगेटिविटी से निफ्टी नीचे आता है। ऐसे ही निफ्टी बैंक, इसमें 12 बैंक्स होते हैं। फिर निफ्टी में फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स होते हैं, मिड कैप हो गया। ऐसे निफ्टी 100 में निफ्टी जो 100 कंपनीज़ का होता है। निफ्टी नेक्स्ट में नेक्स्ट 50 के बाद जो नेक्स्ट 50 होती है उनका होता है। निफ्टी 200 में 200 कंपनीज़, 500 में 5 कंपनीज़, मिड कैप के ऐसे ऑटो सेक्टर हैं, प्राइवेट बैंक है, FMCG, एनर्जी, इंफ्रा है, IT है, मीडिया है, ये सारे मेटल वेटल, ये सारे अंडरलाइंग एसेट्स हैं, और इनके अंदर कोई ना कोई स्टॉक्स इंक्लूड हैं। अब जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं तो निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक में सिर्फ बैंक्स हैं 12 बैंक्स। हमारे इंडिया के जो टॉप RBI रेगुलेटेड 12 बैंक्स हैं वो निफ्टी बैंक में आते हैं। वो निकलते रहते हैं, कुछ बैंक्स उस लिस्ट से बाहर हो जाते हैं तो कुछ उसमें उसको टेक ओवर कर लेते हैं। ऐसे ही निफ्टी 50 में मान लीजिए कि रिलायंस टॉप पर है और अडानी टॉप पर हैं, और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, इन्फोसिस वगैरह हैं। कुछ कंपनीज़ परफॉर्म नहीं कर रही हैं और धीरे धीरे वो 50 की रेंज में सबसे 50 है तो वो 51 पे जैसे ही जाएगी तो जो 51 नंबर पे जो कंपनी है, जो अच्छी कंपनी है, वो उसको टेक ओवर कर लेगी और निफ्टी 50 में अपनी जगह बना लेगी। बहुत कम होता है लेकिन तरीका यही है। अब इन 50 कंपनियों का जो वैल्यूएशन है वो सब मिलकर एक एवरेज होने की वजह से निफ्टी की प्राइस बढ़ती है। जैसे कि निफ्टी अभी 900 के आसपास है, तो इन सब कंपनीज़ में जो बढ़ोतरी हुई एक जो आने वाले GDP ग्रोथ की वजह से और पिछले कुछ सालों में जो उसकी वजह से निफ्टी भी ग्रो कर रहा है। अब हम निफ्टी प्रेडिक्ट करते हैं कि आने वाले कुछ सालों में निफ्टी में भी शायद 50,000 चला जाए, 1 लाख चला जाए, तो वो इन्हीं अंडरलाइंग एसेट्स के एवरेज आउट होने की वजह से हमारी निफ्टी को ग्रो करवाएगा। सेम गोज़ टू सारी जो अंडरलाइंग एसेट्स हैं, FNO स्टॉक्स हैं ये सारे। अब FNO क्यों, मैं इसको फिर से आपको सारी चीज़ें ऑन कर देता हूँ ताकि आप इसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाएँ। सो निफ्टी में जो जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, इसमें हम सीधे खरीदी बेची नहीं कर सकते। डायरेक्ट बाय और सेल इनमें नहीं होता। ये सिर्फ अंडरलाइंग एसेट्स हैं, इसलिए इसमें हम डायरेक्ट खरीदी और बेची नहीं कर सकते। अगर आप जब जाके निफ्टी को ओपन करेंगे और निफ्टी पे आप जब बाय पे क्लिक करेंगे तो नॉट ट्रेडेबल सिंबल करके आपको एक मैसेज आ जाएगा। तो इसमें फिर हम खरीदी बेची कैसे करें, कैसे पैसा बनाएं, वो कैसे होगा, उसके लिए फिर रोल प्ले करता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। अब फ्यूचर और ऑप्शन कैसे करता है? फ्यूचर वही सेम चीज़ है। सपोज़ निफ्टी है, पहले हम लोग फ्यूचर की बात कर लेते हैं। मैं निफ्टी को ओपन कर लेता हूँ फिर से। निफ्टी 50 जैसा कि मैं बता रहा था, ये निफ्टी 50 है, दोनों उसमें मैं निफ्टी ओपन कर लेता हूँ। निफ्टी में 24,940 रुपये 95 पैसे पे आज निफ्टी क्लोज हुआ। मैं गया बाय पर, मैंने बाय किया, तो जैसा मैंने कहा था नॉट ट्रेडेबल सिंबल आया, मैं इसको यहाँ खरीद नहीं सकता, तो मैं इसको कैसे खरीदूँगा? तो मैं निफ्टी का फ्यूचर ओपन करूँगा, जैसे कि मैंने सिप्ला का ओपन किया था। तो निफ्टी का फ्यूचर, ये जून का फ्यूचर मैंने ओपन किया, ये देखिए आप सेम ऑलमोस्ट प्राइस, थोड़ा फ़र्क होता है क्योंकि वो फ्यूचर है, उसके वैल्यूएशन इसके अकॉर्डिंग चलती है। तो यहाँ पे अब मैं इस पर जब बाय पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे ख़रीद सकता हूँ। जो निफ्टी का एक लॉट है, जैसा मैंने बताया था, निफ्टी का लॉट 75 का होता है। मतलब निफ्टी का चाहे आपको कॉल खरीदना हो, पुट खरीदना हो या फ्यूचर खरीदना हो, मिनिमम आपको 75 क्वांटिटी एक बार में खरीदनी होगी, इससे कम आप नहीं खरीद सकते। और इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन भी इसी नंबर से होगा। एक लॉट 75, 2 लॉट 75 × 75 मतलब 75 + 75 150, 3 लॉट 225, 4 लॉट 300। 75 का इंक्रीमेंट होगा, 75 का डिक्रीमेंट होगा, तो 75। अब 75 इंटू जो भी प्राइस है ये वो होता है, तो 75 इंटू ये 25,000 तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाता है। लेकिन हमें फ्यूचर में एक लेवरेज मिलता है, मतलब हम हमारी कीमत जो बन रही है उसका 10 गुना खरीद सकते हैं। अगर मेरे पास यहाँ 2 लाख हैं तो मैं 75 क्वांटिटी खरीद सकता हूँ, 2,10,000 के आसपास है। बेसिकली ये क्वांटिटी कहीं बड़ा नंबर आएगा, लेकिन इसको मैं 9x, तो मतलब ये लगभग 18-19 लाख के आसपास जाएगा, लेकिन मैं इसको 2 लाख में खरीद सकता हूँ यहाँ पर। सेम गोज़ टू नॉर्मल में भी वही लेवरेज मिलता है मुझे। अब नॉर्मल और ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है? ट्रेडिंग मतलब वही सेम चीज़, इंट्राडे पोजीशन। आज सुबह 9:15 पे मुझे उसे ख़रीदना होगा
और 3:30 पे चाहे मैं उसे खुद काटूँ या नहीं काटूँ, मेरा ब्रोकर काट देगा, मुझे प्रॉफिट और लॉस जो भी दिख रहा होगा वहाँ पर मैं उसे निकाल दूँगा। अब एक बेसिक सा आइडिया देता हूँ कि फ्यूचर में कैसे, सपोज़ निफ्टी खुला, आप यहाँ पे आपको कहा कि यहाँ से आज पॉजिटिव है, जो भी आपका रिसर्च रहा हो, एनालिसिस रहा हो, तुक्के नहीं लगते यहाँ पर। आपने इसको 24,691 पे ख़रीदा और आपने इसको थ्रू आउट डे होल्ड किया और यहाँ पर आकर कहीं पर आपने इसको निकाला, क्योंकि निफ्टी 24,990 था, तो आपने कहा 300 पॉइंट आ गए आपके, तो 75 इंटू 300 मतलब आपका मोटा मोटा आपको लगभग 20-21 हज़ार के आसपास आपको प्रॉफिट होगा यहाँ पे। अब आप कहेंगे 20-21 हज़ार, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आप लगा भी तो 2 लाख रुपए रहे हैं, 2,10,000 रुपये पे आपने यहाँ इसको ख़रीदा। मैं इसको आपको लिमिट बताता हूँ कि जब ये यहाँ पे था मैंने सोचा, मैं आपको बताता हूँ 24,700 पे आपने इसको ख़रीदा, आपको अभी ये नंबर दिख जाएगा दिस वन। तो 24,700 पे आपको एक ख़रीदने के लिए लॉट 2,10,000 रुपये के आसपास का वही अमाउंट लगा, 10 टाइम्स वाला जो 2,07,000। आई डोंट नो ये क्यों अपडेट नहीं हो रहा है, बट जो भी रीज़न है ठीक है। सो 24,700 के प्राइस पे आपने इसको ख़रीदा था और वहाँ पे आपको एक मोटा मोटी जो भी रिस्पेक्टिवली नंबर्स है उस पर आपको एक लॉट खरीदने में इतना फंड लगेगा, और फिर वहाँ से आप 300 पॉइंट की रैली आपने अगर कैप्चर कर ली, बहुत अच्छा नंबर होता है 300 पॉइंट की रैली कैप्चर करना। मैं कह रहा हूँ 100 पॉइंट भी आपने कैप्चर किए तो आपके 100 पॉइंट कैप्चर होने पर लगभग 7,500 रुपये बन जाएंगे रिस्पेक्टिवली। वहाँ से अगर प्राइस गिरा और आपने वहाँ ख़रीदा है तो उतने ही पॉइंट्स आपको 75 इंटू उतने पॉइंट्स का लॉस भी होगा। उसके अलावा इसमें कोई दिमाग नहीं लगता कि थीटा, वेगा, गामा, इन ऑप्शन ग्रीक्स की वजह से इसमें क्या बदलाव आ रहे हैं कि निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ा तो ये 50 रुपये बढ़ेगा, ये सब चीज़ें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं करती हैं। फ्यूचर बहुत सेफ होता है अगर आप ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं और उसको उस अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो। ये हो गया फ्यूचर। अब हम फिर से इसी पे आते हैं, सेम गोज़ टू फ्यूचर। फ्यूचर के बाद में अब ऑप्शन, जो कि मुझे अभी आपको स्टॉक में भी दिखाना है। ऑप्शंस क्या होते हैं? ऑप्शंस बेसिकली क्या होते हैं? कॉल और पुट, किसी भी अंडरलाइंग एसेट, स्टॉक में अगर स्टॉक ऊपर मूव कर रहा है, स्टॉक अगर ऊपर मूव कर रहा है, ये स्टॉक की मान लीजिए कोई पर्टिकुलर यहाँ पे प्राइस है, यहाँ से स्टॉक अगर ऊपर मूव कर रहा है तो हमारी जो उस स्टॉक की कॉल वैल्यू होगी, जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया था 1600 का इन्फोसिस का जो स्टॉक है मान लीजिए वो लगभग 150 रुपये पे है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से उसकी वैल्यू भी कॉल की बढ़ेगी। लेकिन अगर स्टॉक वहाँ से उस पर्टिकुलर पॉइंट से गिर रहा है नीचे और मैंने वही पर्टिकुलर कॉल ख़रीदा हुआ है तो कॉल की वैल्यू भी गिरेगी और मेरा लॉस रिस्पेक्टिवली कितना लॉट साइज़ है 75, 150, 300, उसके अकॉर्डिंग वो पॉइंट्स का मेरा लॉस होगा। सेम गोज़ टू अगर ये उस पर्टिकुलर पॉइंट से, स्टॉक के उस पर्टिकुलर पॉइंट से प्राइस ऊपर जा रहा है और प्राइस नीचे जा रहा है तो कॉल की वैल्यू यहाँ पे बढ़ेगी, पुट की वैल्यू यहाँ पे घटेगी। कीमत ऊपर जाने पे कॉल की वैल्यू बढ़ती है, कीमत नीचे जाने पे कॉल की वैल्यू गिरती है, सिंपल। ऐसे ही कीमत, अब ये हो गया हमारा कॉल साइड, और कीमत ऊपर जाने पे पुट की वैल्यू गिरेगी और कीमत नीचे जाने पे पुट की वैल्यू बढ़ेगी। जब नीचे जा रहा था यहाँ पे पुट की वैल्यू, जब ये नीचे जा रहा था तो पुट की वैल्यू हमारी बढ़ रही थी और कॉल की वैल्यू हमारी घट रही थी। ऐसे ही जब हमारा स्टॉक पर्टिकुलर ऊपर जा रहा है तो हमारी पुट की वैल्यू गिरेगी और स्टॉक नीचे जा रहा है तो पुट की वैल्यू बढ़ेगी। बेसिकली पुट का मतलब ही ये होता है कि जब कीमतें उस पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू गिरती है तो पुट का वैल्यू बढ़ता है, और अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू जब बढ़ती है तो कॉल की वैल्यू बढ़ती है। निफ्टी अगर ऊपर जाएगा तो निफ्टी के कॉल की वैल्यू बढ़ेगी, निफ्टी अगर नीचे गिरेगा तो निफ्टी के पुट की वैल्यू बढ़ेगी। निफ्टी ऊपर जाएगा तो पुट की जो वैल्यू है वो कम होगी, बिकॉज ऑब्वियसली वाइस वर्सा, और निफ्टी अगर नीचे जा रहा है तो कॉल की वैल्यू गिरेगी। और ये इस तरीके से काम करता है। सिंपल है, मैं ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा चीज़ों को, सिंपल रखूँगा इन चीज़ों को। सभी में कॉल और पुट चलते हैं, हम लोगों को उस रिस्पेक्टिवली उसके टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कॉल और पुट को समझना होता है। कॉल और पुट में 2 तरीके होते हैं, मैं इस सारी चीज़ों को हटा देता हूँ। अब कॉल और पुट में 2 चीज़ें होती हैं, सी और पी के नाम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे तो ये कॉल है और ये पुट है, इनको शॉर्ट में सी और पी बोलेंगे। जब आप उसको ओपन करेंगे तब वहाँ पर भी सी और पी ही लिखा आता है। पी का मतलब पुट होता है, सी का मतलब कॉल होता है। जब हम इसको ख़रीदते हैं तो कीमतें घटती बढ़ती हैं, वो सब अपनी जगह है। लेकिन कॉल और पुट को जब हम ख़रीदते हैं तो उसमें एक चीज़ और होती है, वही सेम चीज़ इंट्राडे और
हम लोग उसको एज अ लॉन्ग इन्वेस्टिंग तो नहीं कहेंगे, बेसिकली हम उसको नॉर्मल पोजीशन बोलते हैं। मान लीजिए कि आज 1 तारीख है, 1 तारीख है और हमारी महीने के आखिरी कोई भी मान ली 27 तारीख को गुरुवार है और उस तारीख को हमारी एक्सपायरी है उस पर्टिकुलर स्टॉक की। वो सी और पी दोनों हो सकता है। ये वैसे वीकली एक्सपायरी भी चलता था, अभी वीकली एक्सपायरी सिर्फ निफ्टी का रह गया है, बाकी सबका मंथली एक्सपायरी हो गया। तो 1 तारीख से 27 तारीख तक इसकी एक्सपायरी है, मतलब मैं अगर नॉर्मल में इसको ख़रीदता हूँ तो मैं इसको 27 तारीख तक होल्ड कर सकता हूँ, और अगर मैं इंट्राडे में ख़रीदता हूँ तो मेरे को इसको सेम डे चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो मुझे उसे निकालना ही होगा, ना चाहते हुए भी। तो ये इसमें भी यही फ़र्क आ जाता है। जैसा कि हमने कैश में वो चीज़ कही थी कि कैश में भी हम लोग उसको इन्वेस्टिंग में डालते हैं तो हम उसको लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं। कैश में हम उसको अनलिमिटेड टाइम तक होल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे हम उसकी एक्सपायरी तक उसको होल्ड कर सकते हैं। और इंट्राडे में तो सेम डे में, चाहे वो कैश में काम कर रहे हो इंट्राडे में आप, या फिर आप कॉल या पुट में काम कर रहे हो स्टॉक के या फिर अंडरलाइंग एसेट के, तो आपको सेम डे में उसको इंट्राडे में काटना होगा या कट जाएगा वो खुद ब खुद। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। अब कॉल और पुट में भी 2 चीज़ें होती हैं कि हम इसको कैसे ये ड्राइव करते हैं, कैसे क्या मूवमेंट्स होते हैं इसमें। सो हम लोग कहाँ थे कि बात ये हो रही थी कि सी और पी में प्राइस का मूवमेंट उस पर्टिकुलर स्टॉक या उस पर्टिकुलर अंडरलाइन एसेट के मूवमेंट पे डिपेंड करता है। दोनों की अपनी अपनी वैल्यूएशन होती है और ये रिस्पेक्टिवली जितना एक्सपायरी के नज़दीक जाएंगे इनमें या तो मूवमेंट बहुत अच्छा होगा या इनकी प्रीमियम गिरने लग जाएगी बिकॉज ऑफ द टाइम वैल्यू, क्योंकि एक्सपायरी के नज़दीक जाते जाते और ठीठा की वजह से उनकी प्रीमियम्स ख़त्म होने लग जाते हैं, और वो चाहे मार्केट वहीं खड़ा हो, वो उस डीके की वजह से, जैसे हम प्राइस डीके बोलते हैं, डीके की वजह से उसकी कीमत वहीं खड़े खड़े भी धीरे धीरे कम होने लग जाती है अनटिल अनलेस की मार्केट में बहुत अच्छा मूव हो, बहुत फास्ट मूव हो हमारे डायरेक्शन में। अगर मैंने सी खरीदा हुआ है तो मुझे चाहिए कि मेरी अंडरलाइंग एसेट निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स निफ्टी, वटेवर या स्टॉक में बहुत अच्छा मेरे डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव आए। जब बहुत अच्छा मूव आएगा तो उसमें वेगा इफेक्ट और इन बाकी अंडरलाइंग एसेट्स जो डेरिवेटिव की वजह से उसके प्राइस में भी बहुत अच्छा मूव आएगा। लेकिन अगर वो बहुत धीमे धीमे बढ़ रहा है तो प्राइस में भी थोड़ा बढ़े, लेकिन उतनी रफ्तार से वो बढ़ेगा नहीं। अगर 10 मिनट में अगर मान ली 100 पॉइंट की कैंडल बन गई तो जो चीज़ 100 रुपये पे थी उस 100 पॉइंट की कैंडल से शायद वो 60-65 चली जाए, 165 160 165 चली जाए। लेकिन अगर वो सुबह से शाम तक उसने ले लिया तो शायद वो 100 पॉइंट मूव करने के बाद भी वो 120-30 रुपये ही जाए, क्योंकि उसमें एक टाइम वैल्यू भी है, डीके भी हो रहा है। तो इसलिए जो ऑप्शंस होते हैं कॉल और पुट, उसमें अंडरलाइंग बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको समझना और उनको सीख कर काम करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ हम लोग मेजॉरिटी ऑफ टाइम लॉसेज ही लेंगे। और एज अ बायर तो आपको बहुत फ्रीक्वेंटली फास्ट मूव करके ही निकल जाना चाहिए, क्योंकि बायर्स के फेवर में सिर्फ एक चीज़ होती है, वो है मूवमेंट। लेकिन सेलर, ये बायर की बात है, लेकिन सेलर की केस में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो मूवमेंट जो उसके डायरेक्शन में हो और एक होता है साइडवेज। क्योंकि उसको क्या चाहिए कि जब उसने जहाँ पे चीज़ बेची है वहाँ से उसकी कीमत गिरे तब तो उसको फ़ायदा होगा। वो 2 कंडीशन में गिरेगी, उसने कॉल ख़रीदा है तो मार्केट नीचे गिरेगा तो मूवमेंट होगा बहुत नीचे अच्छा सा, तो सी की वैल्यू अचानक से गिर जाएगी, तो उसको जहाँ पे उसने बेचा था वहाँ से नीचे गिरा तो उसको फ़ायदा होगा। या फिर मार्केट वहीं टाइम पास भी कर रहा है तो रिस्पेक्टिवली समय की वजह से, टाइम की वजह से डिके हो रहा है, तब भी सी की वैल्यू कुछ ना कुछ तो गिरेगी और उसको फ़ायदा होगा। लेकिन बायर को ये के अगेंस्ट में ये दोनों चीज़ें उसके खिलाफ होती हैं, क्योंकि अगर उसके अगेंस्ट उसने मान लीजिए कॉल बाय किया था और मार्केट तेज़ी से नीचे गिरा तो कॉल की वैल्यू गिर जाएगी, उसको लॉस होगा। और अगर मार्केट नहीं भी गिरा और वहीं पर ऊपर नीचे टाइम पास करता रहता है 1 दिन 2 दिन, तो आपकी जो वैल्यू है वो वैसे भी ख़त्म हो रही है, तो भी आपको नुकसान होगा, क्योंकि आपने जहाँ से ख़रीदा है उससे ऊपर कीमत जाएगी तभी तो आपको फ़ायदा होगा। क्लियर है? एज सिंपल एज दैट। इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हो सकता है हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं आपके जो भी कन्फ्यूजन है उनको एज पॉसिबल उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि देखिए एक दिन में आपको ये नहीं आएंगी चीज़ें। इसको जब आप लाइव मार्केट में टेस्ट करेंगे, समझेंगे, तो आपको हफ्तों महीनों लग जाएंगे इन चीज़ों को समझने सीखने में। तो सेम गोज़ टू स्टॉक का जो हमारा ऑप्शंस थे उसमें भी कॉल और पुट ही चलते हैं। उसमें भी सेम चीज़ होगी, मार्केट उस पर्टिकुलर स्टॉक की वैल्यू ऊपर बढ़ेगी तो कॉल के रेट बढ़ेंगे, पुट के रेट नीचे गिरेंगे, और उस स्टॉक की वैल्यू नीचे गिरेगी तो कॉल के रेट गिरेंगे, पुट के रेट बढ़ेंगे। हम जहाँ पर लेते हैं, हमारा जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग हमारे डायरेक्शन में मार्केट बढ़ता है तो हमें पैसा मिलेगा,
हमारे डायरेक्शन के अगेंस्ट जाता है तो हमें लॉस होगा। सो ये सिंपल चीज़ें हैं, ये जब अब कभी लाइव मार्केट में आपको चीज़ें होंगी तो मैं आपको बताऊंगा। सो दिस इज़ इट। अभी ये चीज़ें आपको बेसिक थी, इसमें क्या खरीदी, क्या बेची, कितना लेवरेज, इंट्राडे पोजीशन, कैरी फॉरवर्ड पोजीशन, जो नॉर्मल पोजीशन हम कहते हैं, कैश में काम, कैश मैंने आपको बता दिया, इंट्राडे मैंने आपको बता दिया। कैश बेसिकली मैं ब्रीफली फटाफट फिर से बोल देता हूँ, कैश मतलब स्टॉक को ख़रीदना, उसको उसकी जो भी वैल्यू है उसको उसी कीमत पर एक एक लॉट 10-10 लॉट आपके पैसों के अकॉर्डिंग कीमत जो आपके पास कैपिटल है उसमें ख़रीदना, उसके ऊपर जाने पे उतना प्रॉफिट, नीचे आने पे उतना प्रॉफिट, आपके पास कितनी क्वांटिटी है उस स्टॉक की। सेम उसके अंडरलाइन एसेट्स अगर वो भी है तो उसमें एफ.एन.ओ और फ्यूचर होता है, तो फ्यूचर में आप स्टॉक के फ्यूचर होते हैं कुछ, उनमें काम कर सकते हैं, आपको वहाँ पे लेवरेज मिल जाता है 10x तक, उस लेवरेज को लेकर आप काम कर सकते हैं। मंथली एक्सपायरी पे काम करता है फ्यूचर, तो 1 महीने तक उसको होल्ड किया जा सकता है। फिर आता है और आप अगले 1 से 2 महीने के एसेट्स पर भी काम कर सकते हैं। फिर आता है अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट्स में ये सारे जो हमारे निफ्टी से लेकर और भी दर्जनों हैं, लेकिन यूजुअली हम लोग इन्हीं 3-4-5 नामों पे काम करते हैं, क्योंकि इनमें वॉल्यूम्स बहुत अच्छे होते हैं। वॉल्यूम्स क्या होते हैं, मतलब काफ़ी सारे लोग और काफ़ी सारे बड़े बड़े जो ऑपरेटर या हेज फंड्स हैं वो इनमें काम करते हैं, तो इनमें मूवमेंट बहुत अच्छा होता है, डल नहीं होता, रोज़ाना अच्छे अच्छे मूव होते हैं। तो उन मूव्स की वजह से हम अगर वो क्रैप कर पाते हैं तो हम अच्छा प्रॉफिट निकाल पाते हैं। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स हो गया, मिड कैप हो गया, फिर निफ्टी हो गया और बैंकेक्स हो गया, इन 4-5-6 अंडरलाइंग एसेट्स में ही हम काम करते हैं। इनके फ्यूचर में और इनके ऑप्शंस में जो कॉल और पुट है उनमें हम लोग काम कर सकते हैं। इनिशियली मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप इसमें इंटर ना करें। जब आप इनिशियली आएँ तो आप अंडरलाइंग एसेट्स में, कॉल पुट में, इसमें ना आए, फ्यूचर में भी ना आए, क्योंकि फ्यूचर हालांकि सेफ है लेकिन आपको पहले समझना तो पड़ेगा, खूब सारा उसमें रिसर्च करना होगा। सबसे पहले आप आएँ स्टॉक्स में, स्टॉक्स कैसे मूव करते हैं, क्या वजह है इसके, आज पॉजिटिव न्यूज़ है, नेगेटिव न्यूज़ है, ऊपर है, नीचे है, एक एक दो लॉट लेके, एक दो क्वांटिटी लेके उसमें काम करें, उसको समझें। धीरे धीरे आप खुद से जब इन चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे, छोटे प्रॉफिट छोटे लॉस, बड़े प्रॉफिट छोटे लॉस लेंगे, तो आपको समझ आएगा कि ओके मार्केट किस तरह से काम करता है। फिर उसके बाद में जब हम आगे वाली सीरीज़ में, आने वाली सीरीज़ के वीडियोज़ में और देखेंगे कि हमें आगे प्राइस एक्शन को कैसे देखते हैं, क्या रीज़न रहा कि मार्केट ऊपर गया, यहाँ से हमने खरीदी तो हमने एसएल क्या प्लेस किया, वो सब चीज़ें हमारे रिस्क मैनेजमेंट और उस पर सब डिपेंड करेगा। जब मैं आपको लाइव ट्रेड करके बताऊंगा या फिर उस पर्टिकुलर वीडियो में किसी स्टॉक पे वो सारी चीज़ें उस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करूँगा, क्योंकि वरना ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, सो आई होप कि ये सब चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। ये 2 चीज़ें अभी आपको आगे काम आएंगी जब हम और चीज़ें सीखेंगे। तो अब इनके अलावा अभी बाइंग सेलिंग बेसिक के बटन प्रेस किया आपके पास में, आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, बहुत ईजी है वो चीज़। ये जो चीज़ें हैं स्टॉक मार्केट में ध्यान रखिएगा, कभी भी आप आते हैं तो सीखने पे पहले फोकस करिए, फिर वो चाहे 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक आप सीख रहे हैं। और ये लाइफ टाइम प्रोसेस है, इट्स नॉट अबाउट कि आपने 2-4 महीने, 6 महीने कोई क्लासेस ले ली या खुद से स्टडी कर ली तो आप माहिर हो गए। मार्केट इवॉल्व हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज होता है, तरीके सेम होते हैं क्योंकि साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर वैसे ही चलता है, मार्केट उसी से चलता है, लेकिन मार्केट का तरीका ट्रेड होने का और मार्केट में जो उसका स्टाइल है वो अपने आप में अपग्रेड होता रहता है। तो आपको भी हर वक्त खुद को अपग्रेड करना होगा, आपकी स्ट्रेटजीज चेंज करनी होगी। हो सकता है आज जो स्ट्रेटजीज आप पैसा कमा रहे हैं, आने वाले 2 साल बाद आप उससे नहीं कमा पाए पैसा, क्योंकि सिनेरियो बदल जाएगा। खुद को भी आपको अपग्रेड करना होगा, कंटिन्यूस लर्निंग पाथ है ये। प्लस कभी भी मार्केट में ये सोच के मत आइए इनिशियली भी कि आपको बहुत बड़ा पैसा बनाना है, यहीं से आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि यहाँ से आप बर्बाद ज़रूर हो जाएंगे, और इस हद तक बर्बाद हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे बर्बाद इस हद तक कि आप कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी भी सिग्निफिकेंट अमाउंट की कोई वैल्यू नहीं है। मैं आज 10,000 रुपये लेके आया, 100 रुपये पे मैंने लगाया, और अगर वो ज़ीरो हो जाता है तो मेरा 10,000 गया। मैंने 1 लाख रुपये 100 रुपये पे लगाया, और अगर मेरी गलती की वजह से वो ज़ीरो हो गया तो मेरा 1 लाख जाएगा। 10,000 वाले ने भी 100 रुपये पे लिया, 1 लाख वाले ने भी 100 रुपये पे लिया, और 1 करोड़ वाले ने भी 100 रुपये पे लिया, 10 करोड़ वाले ने भी 100 रुपये पे लिया, और सभी ने होल्ड किया। सभी बेवकूफ़ हैं, सभी ने होल्ड किया, तो सबका अमाउंट भी डिफरेंट है। सिर्फ 100 रुपये गिरने पे एक का 10 गया, एक का 1 लाख गया, एक का 10 लाख गया, एक का 1 करोड़ गया, और एक का 10 करोड़ गया, और उसी टाइम में, उसी मिनटों में वो सारे पैसे चले गए, बर्बाद, ख़त्म, कुछ नहीं है। आप ये मत सोचिए कि बड़ा पैसा यहाँ बड़ा पैसा बनाएगा। आगे जाके हमको कहीं ना कहीं बड़ा पैसा इंट्रोड्यूस करना होता है, नो डाउट, लेकिन जब तक हम छोटे से शुरुआत नहीं करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे नहीं, सीखना समझना तो आपको फिर पैसा गवा के ही होगा। फिर आप चाहे वो 10,000 से गवा के सीखें या 10 लाख गवा के सीखें, ये आपके ऊपर है। तो इसलिए बहुत सावधानी से काम करें। यहाँ पे पैसा बनाना
बन जाता है इवेंचुअली जब आप खुद पे कंट्रोल रख के काम करते हैं, लेकिन जाना बहुत आसान है, क्योंकि जब कोई कमा रहा है तब कोई गंवा रहा है, और कोई गंवाएगा तभी कोई कमाएगा। और हम जैसे लाखों ट्रेडर जो हैं वो फाइट कर रहे हैं उन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल और हेज फंड से, जहाँ पर करोड़ अरबों रुपए उनके पास है और वो अरबों रुपए मार्केट को चलाने के लिए यूटिलाइज़ कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। हम उनके अगेंस्ट में हैं, तो हमारे पास बहुत कम चांसेस हैं विन विन होने के, उनके पास बहुत ज़्यादा चांसेस है। जैसे मैंने 2 रीज़न बताया आपको कि साइडवेज होने की वजह से या फिर ट्रेंडिंग होने की वजह से, तो वो मार्केट को मैनिपुलेट भी करते हैं, उन चला सकते हैं, उनके पास इतना पैसा है। अगर आज मार्केट में कोई निफ्टी में 10,000 करोड़ डाल देगा तो ऑब्वियसली निफ्टी हिलेगा ना। निफ्टी के हिलने का रीज़न वो बन जाएंगे। हमें नहीं पता है कि मार्केट क्यों हिल रहा है, लेकिन हम तो सिर्फ उस प्रेडिक्शन पे, उस प्रोबेबिलिटी पे काम करेंगे। प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट लेंगे, लॉस आया तो छोटे से छोटा लॉस देके बाहर निकल जाएंगे। सो प्रायोरिटी वाइज आप अपने पैसे बचाएं, चीज़ों को सीखें समझें, और तभी आप मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे, लंबे समय तक चल पाएंगे। और ये बहुत लंबी रेस है, मार्केट यहीं है, सालों साल यहीं है। ऐसा नहीं कि आज पैसा बन जाएगा, कल मार्केट नहीं है, कल भी यहीं है, 1 महीने बाद भी यहीं है, 1 साल भी यहीं है, और 10 साल बाद भी यहीं पर है। सो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी होगी आपने, आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। मुझे पता है ये बहुत कन्फ्यूजन है, क्योंकि मैं फ्रीक्वेंटली ये सब बातें कर लेता हूँ, क्योंकि अब ये चीज़ें समझ आने लग जाती हैं, बहुत ईजी हो जाती हैं। पर आई नो कि एज अ बिगनर ये बहुत कन्फ्यूजन भरी होती हैं चीज़ें। जब आप लाइव ट्रेड करेंगे या लाइव ट्रेड मुझे करते हुए देखेंगे, मैं ऑब्वियसली वो भी कुछ वीडियो शेयर करूँगा, तब आपको चीज़ें समझ आएंगी कि ओके ऐसे काम हुआ, और चीज़ें बहुत सॉर्ट आउट हो जाएंगी आपके लिए फ्यूचर में। अभी बस बेसिक यही है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मुझे आपको ये इंट्रोड्यूस करवाना था कि ये सब चीज़ें होती क्या हैं, इनमें काम कैसे होता है। आने वाले वीडियो में हम लोग चार्ट्स पे, कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे क्या क्या वजह है एंट्री एग्जिट की, कि रिस्क मैनेजमेंट में कैसे काम करेंगे, वो मैं आपको हर चीज़ मिक्स एंड मैच करते हुए आगे बताता जाऊँगा, ताकि आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी वो सारी चीज़ें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप पहली बार चैनल पे आए हैं या आप पहले भी आप आ चुके हैं, तो पूरा पुराना वीडियो भी आप देखें, आने वाले वीडियोस को भी देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आने वाले इस एजुकेशनल सीरीज़ के और भी वीडियोस को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे फ्री समय में। जब भी आप फ्री हो इसको देखें। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपके जो भी डाउट्स हो, मैं कोशिश करूँगा कि उनको जितना पॉसिबल हो सके आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा मैं। और ये सारी चीज़ें लाइव मार्केट में एप्लीकेबल करना आपको आने वाले टाइम में मैं बताऊँगा। सो आई होप ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग और भी टॉपिक्स कवर करने ही वाले हैं, तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।